डॉक्टर मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं इसे कैसे कहूँ। मैं झुक रहा हूँ। ये रातों रात नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं सो के उठा और सीधा खड़ा नहीं हो पाया। नहीं, एक दिन मुझे लगा कि मेरी धुरी 1 इंच खिसक गई है। दूसरे दिन ये 2 इंच थी और एक बार, आप मानेंगे नहीं, ये 31.5 इंच थी। ये चिंताजनक है। क्या होगा अगर मैं गलती से उल्टा हो गया और मेरे सभी निवासी मेरी सतह से गिर गए। प्रिय पृथ्वी, हमने कुछ टेस्ट किए हैं और उन कारकों के दुर्भाग्यपूर्ण मेल को समझाने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपकी धुरी को प्रभावित किया है। आखिरी वाला शायद सबसे अप्रत्याशित और परेशान करने वाला होगा। ये सब मार्च 2011 में शुरू हुआ जब जापान के तट पर 9 तीव्रता का एक विनाशकारी भूकंप आया था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने न केवल पृथ्वी की धुरी को खिसकाया बल्कि दिन की लंबाई को भी कम कर दिया। इस भूकंप ने हमारे ग्रह की धुरी को लगभग 6.5 इंच खिसका दिया और जापान के मुख्य द्वीप को लगभग 8 फीट हिला दिया होगा। इसी तरह के अन्य बड़े भूकंपों की तरह इसने पृथ्वी के घूमने की गति को भी बदल दिया। इसे आसान बनाने के लिए आइए इसकी तुलना घूमते हुए आइस स्केटर से करें। जब एक स्केटर अपने हाथों को शरीर के करीब लाता है तो वे घूर्णन की धुरी के पास अपना द्रव्यमान केंद्रित करके तेजी से घूमते हैं। सबसे शक्तिशाली भूकंपों के दौरान भी कुछ ऐसा ही होता है। वे पृथ्वी के द्रव्यमान को उसकी घूर्णन धुरी के करीब ले जाते हैं, जिससे वो तेजी से घूमने लगती है और दिन छोटा हो जाता है। गणनाओं से पता चला कि जापानी भूकंप ने पृथ्वी के घूमने की गति को लगभग 1.8 माइक्रोसेकंड बढ़ा दिया, जो 1 सेकंड का लगभग 1.8 लाखवां हिस्सा है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिन के अंत में हर नैनो सेकंड मायने रखता है। तुलना के लिए कुख्यात इंडोनेशियाई भूकंप ने एक दिन की लंबाई को 2.68 माइक्रोसेकंड कम कर दिया था। ये 26 दिसंबर 2004 को 0:58 UTC पर आया था। इसका केंद्र उत्तरी सुमात्रा, इंडोनेशिया के पश्चिमी तट पर था। इस शक्तिशाली समुद्री भूकंप ने विनाशकारी सुनामी पैदा की जो हिंद महासागर में फैल गई, जिससे इंडोनेशिया जैसे देशों में व्यापक तबाही और जान माल का भारी नुकसान हुआ। श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, यहाँ तक कि पूर्वी अफ्रीका जैसे दूर दराज के तटीय इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ। भूकंप की तीव्रता, जिसे शुरू में रिक्टर पैमाने पर 9.0 दर्ज किया गया था, बाद में 9.1 और 9.3 के बीच समायोजित की गई, जिससे ये एशिया में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बन गया। फॉल्टिंग यानी जब पृथ्वी की पपड़ी पूरी तरह से टूट जाती है और उसके हिस्से एक दूसरे के पास से खिसक जाते हैं, 500 से 600 सेकंड तक चली और ये अब तक देखी गई सबसे लंबी अवधि थी। भूकंप की जबरदस्त ताकत ने पूरे ग्रह को कम से कम आधा इंच तक हिला दिया और अलास्का जितनी दूर तक अन्य भूकंपों को जन्म दिया। भूकंप से निकली उस सारी अपार ऊर्जा ने पृथ्वी में सूक्ष्म लेकिन काफी मापने योग्य परिवर्तन किए। द्रव्यमान में बदलाव ने ग्रह के घूर्णन को थोड़ा बदल दिया, जिससे दिन छोटा हो गया। इसने पृथ्वी की धुरी में 1 से 2.4 इंच का हल्का डगमगाहट भी पैदा किया, जो 145 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर था। तो जब पृथ्वी के घूर्णन, गति और धुरी में बदलाव की बात आती है, तो ये सब द्रव्यमान के पुनर्वितरण के बारे में है। ये प्राकृतिक रूप से आपदाओं के माध्यम से हो सकता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां भी इसे शुरू कर सकती हैं। उदाहरण के लिए थ्री गॉर्जेस डैम को ही ले लीजिए। चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना ये विशाल ढांचा इंजीनियरिंग की एक जीत लग सकता है, लेकिन ये काफी विवादास्पद है। लगभग 20 वर्षों के बाद 2012 में बनकर तैयार हुआ ये विशाल बांध 7,660 फीट लंबा और 607 फीट ऊंचा है। और हाँ, ये इतना बड़ा है कि ये हमारे ग्रह के घूमने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। इसका जलाशय 9.5 घन मील पानी रखने में सक्षम है। इसमें इतना द्रव्यमान है कि ये पृथ्वी की घूर्णी जड़ता को थोड़ा बदल सकता है, जिससे ग्रह का घूर्णन थोड़ा धीमा हो जाता है। नासा के अनुसार थ्री गॉर्जेस डैम जलाशय पृथ्वी की ध्रुवीय स्थिति को लगभग 1 इंच खिसका सकता है और एक दिन की लंबाई को 0.06 माइक्रोसेकंड बढ़ा सकता है। सिर्फ बांध ही एकमात्र चिंता नहीं है। यदि ध्रुवीय बर्फ पिघलती है तो पानी समुद्र में चला जाता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, खासकर भूमध्य रेखा के पास। द्रव्यमान का ये बदलाव पृथ्वी की गति को बांधों की तुलना में कहीं अधिक धीमा कर देता है।
आप इसे दिन प्रतिदिन महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ये परमाणु घड़ियों जैसे अति सटीक उपकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसे ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के घूर्णन परिवर्तनों को संतुलित करने के लिए एक नकारात्मक लीप सेकंड का सुझाव दिया, जिससे 1 मिनट 59 सेकंड का हो गया। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि उन सभी झुकावों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप बांध नहीं बनाते हैं ना? बुरी खबर है, अगर आप नियमित रूप से नहाते हैं तो आप भी इसका हिस्सा हैं। हर बार जब आप नल खोलते हैं तो आप पृथ्वी के झुकाव को प्रभावित कर रहे होते हैं, बस थोड़ा सा। बात यह है कि हमारा ग्रह हमेशा बदलता और ढलता रहता है, इसलिए पानी का उपयोग करने जैसे छोटे कार्य भी इसके झुकाव को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले 2 दशकों में भूजल पंपिंग के कारण पृथ्वी का झुकाव 31.5 इंच खिसक गया है। पानी का यह पुनर्वितरण समुद्र के स्तर में लगभग 0.24 इंच की वृद्धि के बराबर है। ये पता चला है कि जलवायु संबंधी कारणों में भूजल पुनर्वितरण का पृथ्वी के घूर्णी खिंचाव के बहाव पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन भूजल क्या है? ये पृथ्वी की सतह के नीचे जमा पानी है जो मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच की जगह भरता है। ये बारिश और अन्य वर्षा से आता है जो जमीन में रिसता है और भूमिगत जलाशयों यानी एक्विफर्स में जमा होता है। नदियों और झीलों के विपरीत भूजल सतह के नीचे रहता है, एक प्राकृतिक जल भंडार की तरह काम करता है। इसकी वजह से सूखे के समय भी हमारे पास पानी की निरंतर आपूर्ति बनी रहती है। बहुत से लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, पीने के पानी के मुख्य स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर हैं। किसान इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए करते हैं, जबकि उद्योग विनिर्माण और कूलिंग सिस्टम के लिए इस पर निर्भर हैं। ये काफी हानिरहित लगता है ना? इतनी उपयोगी चीज हमारे ग्रह के खिसकने का कारण कैसे बन सकती है? खैर, 1993 से 2010 तक के आंकड़ों वाले एक अध्ययन से पता चला है कि हमने उस समय में लगभग 2150 गीगाटन भूजल निकाला है। पानी के इस बड़े पैमाने पर निष्कासन ने पृथ्वी के झुकाव और घूर्णन को बदल दिया है। भूजल का उपयोग करने के बाद इसका अधिकांश हिस्सा अंततः महासागरों में बह जाता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और उत्तर पश्चिमी भारत जैसे क्षेत्रों में लोग बहुत अधिक भूजल का उपयोग करते हैं और इसका इन बदलावों से संबंध हो सकता है। ओह, सच तो यह है कि ये सभी निष्कर्ष काफी परेशान करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं, भूजल के उपयोग के प्रभाव को समझना ही सही दिशा में एक बड़ा कदम है। अरे, मैं अभी खत्म नहीं होऊंगा। झुकाव का ये मुद्दा केवल पृथ्वी पे होने वाली चीजों के बारे में नहीं है, हमें अंतरिक्ष की ओर भी देखने की जरूरत है। हमने पानी के बारे में बहुत बात की है ना? खैर, आप जानते हैं कि इसमें चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। ज्वार-भाटा बनाने और उन सब के लिए इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक और चीज जो हमारे ग्रह को बहुत प्रभावित करती है, वो है चंद्रमा का पृथ्वी से धीरे धीरे दूर जाना। ये दोनों पिंड गुरुत्वाकर्षण से जुड़े हैं, जिससे पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है। हालांकि भूकंप जैसी घटनाएं इसे कभी कभी अस्थायी रूप से तेज कर देती हैं। हमने इसका पता कैसे लगाया? खुशी है कि आपने खोजा। एक बार किसी ने प्राचीन मूंगों पर ध्यान दिया। उनका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि पृथ्वी कभी बहुत तेजी से घूमती थी। बात यह है कि मूंगे कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परतें जमा करके बढ़ते हैं। वे इसे रोजाना करते हैं और बदलाव मौसमी परिवर्तनों को दर्शाते हैं। इन परतों को गिनकर वैज्ञानिकों ने लाखों साल पहले एक साल में दिनों की संख्या की गणना की है। उन्होंने पाया कि 444 से 419 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक साल में लगभग 420 दिन होते थे। लेकिन समय के साथ चंद्रमा के प्रभाव के कारण पृथ्वी का घूर्णन धीमा हो गया और अब हमारे पास एक साल में केवल 365 दिन होते हैं। मुझे ठगा हुआ महसूस हो रहा है, पक्का है। फिलहाल चांद हर साल पृथ्वी से 1.5 इंच दूर जा रहा है। ये लगभग उसी गति से है जिस गति से आपके नाखून बढ़ते हैं। खगोलविदों ने अपोलो मिशन के दौरान चांद पर रखे गए विशेष दर्पणों की मदद से इसका पता लगाया है। 50 से अधिक वर्षों से शोधकर्ता इन दर्पणों पर लेजर किरणें भेज रहे हैं और प्रकाश के वापस आने में लगने वाले समय को माप रहे हैं। खैर, प्यारी पृथ्वी, फिलहाल आपकी स्थिति गंभीर नहीं है। जहां तक आपके निवासियों की बात है, वे आपकी सतह से नहीं गिरेंगे। ये सब आपके गुरुत्वाकर्षण के कारण हैं जो उन्हें आपके केंद्र की ओर खींचता है। बस इसे बंद मत करना और सब कुछ ठीक रहेगा। अंतरिक्ष की गहराइयों में कुछ अजीब हलचल हो रही है।
दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं, जिससे स्पेस टाइम के ताने बाने में लहरें उठते हैं। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण की गूंज के भीतर एक रहस्य छिपा है। क्या ये इस बात का सबूत है कि ब्लैक होल का विलय किसी की कल्पना से कहीं अधिक उलझा हुआ और रोमांचक हो सकता है? वैज्ञानिकों ने शायद कुछ बिल्कुल नया खोजा है, ब्लैक होल की टक्कर के बीच मौजूद एक तीसरा ब्लैक होल। मूल रूप से जब दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो वे एक तरह की बैकग्राउंड गूंज पैदा करते हैं। 2019 की एक घटना में शोधकर्ताओं ने उस गूंज के अंदर एक अजीब संकेत दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक होल की एक जोड़ी ऐसी गति से बढ़ रही थी जिसका कोई मतलब नहीं था, जब तक कि कोई तीसरा ब्लैक होल इसमें शामिल न हो जो पास ही मंडरा रहा हो और चीजों को बिगाड़ रहा हो। ये शायद पहली बार है जब किसी को ब्लैक होल विलय के अंदर तीसरी सघन वस्तु का स्पष्ट प्रमाण मिला है। जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के चारों ओर एक करीबी कक्षा में फंस जाते हैं तो इसे बाइनरी ब्लैक होल कहा जाता है। नियमित ब्लैक होल की तरह ये सिस्टम दो मुख्य स्वादों में आते हैं, वनीला और चॉकलेट। नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। एक प्रकार है स्टेलर मास बाइनरी ब्लैक होल। ये तब बनते हैं जब वास्तव में विशाल तारे जोड़ों में खत्म हो जाते हैं। ओह, कितना रोमांटिक है। या जब दो अलग अलग ब्लैक होल एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेते हैं। दूसरा प्रकार है सुपर मैसिव बाइनरी ब्लैक होल। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आमतौर पर तब बनते हैं जब दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं और मिल जाती हैं। हमें 2015 में स्टेला मास बाइनरी ब्लैक होल का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण मिला जब लीगो ने एक विशाल टक्कर से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया और इसने साबित कर दिया कि न केवल बाइनरी ब्लैक होल मौजूद हैं, बल्कि वे आपस में विलीन भी होते हैं। दुर्भाग्य से सुपरमैसिव ब्लैक होल जोड़ों के लिए अब तक के प्रमाण अप्रत्यक्ष हैं। खगोलविदों ने ऐसी आकाशगंगाओं को देखा है जिनमें दो केंद्र दिखाई देते हैं, जिसका संभावित अर्थ ये हो सकता है कि प्रत्येक केंद्र का अपना ब्लैक होल है। अन्य ऐसी दिखती हैं जैसे एक ही केंद्र के अंदर दो ब्लैक होल छिपे हों। कुछ आकाशगंगाओं के केंद्र समय समय पर प्रकाश के विस्फोटों के साथ चमकते भी हैं। वहां एक विशाल वस्तु किसी ब्लैक होल की परिक्रमा कर रही हो सकती है। लेकिन ऐसी आकाशगंगाएं भी हैं जो अजीब गति दिखाती हैं, जो एक बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल का संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, इस आकाशगंगा में एक ब्लैक होल है जो अजीब तरीके से घूमता हुआ प्रतीत होता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये किसी विलय या बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है। और फिर एक क्वासर है जिसमें ब्लैक होल की एक जोड़ी हर 1900 दिनों में एक दूसरे की परिक्रमा करती दिखती। बाइनरी ब्लैक होल इस तरह दिखाई देते हैं। जब दो आकाशगंगाएं आपस में टकराती हैं, तो उनके बीच के विशाल ब्लैक होल आमतौर पर सीधे एक दूसरे से नहीं टकराते। इसके बजाय वे बस चौड़े घुमावों पर एक दूसरे के पास से निकल जाते हैं जब तक कि कोई चीज उन्हें धीमा न कर दे। उस चीज को डायनेमिकल फ्रिक्शन कहा जाता है। मूल रूप से जब एक ब्लैक होल तारों के पास से गुजरता है तो ये उन्हें थोड़ा स्लिंगशॉट बूस्ट देता है और इस प्रक्रिया में अपनी गति कुछ कम कर देता है। ऐसी और भी मुठभेड़ों के साथ ब्लैक होल की गति इतनी धीमी हो जाती है कि वे एक दूसरे की कक्षन में फंस जाते हैं और एक बाइनरी बना लेते हैं। शुरुआत में ये प्रक्रिया काफी अच्छी तरह से काम करती है, लेकिन जैसे जैसे ब्लैक होल करीब आते हैं, वे अपने रास्ते में आने वाले तारों और गैस को साफ करने लगते हैं। उन्हें और धीमा करने के लिए आसपास कम सामग्री होने के कारण वे अंततः रुक जाते हैं। अंत में आपसी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ब्लैक होल को एक साथ सर्पिल बना सकता है, लेकिन ये तभी शुरू होता है जब वे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि वे वो आखिरी छलांग कैसे लगाते हैं। अधिक तारें या गैस इस जोड़ी के काफी करीब आ सकते हैं और हर बार जब कोई तारा पास से गुजरता है और दूर फेंक जाता है तो वो परिक्रमा कर रहे ब्लैक होल से थोड़ी ऊर्जा चुरा लेता है। एक और संभावना डार्क मैटर का प्रभाव है, जो पदार्थ का एक अदृश्य और काल्पनिक रूप है जो प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क में नहीं आता है। और एक और नाटकीय विकल्प है, क्या होगा यदि एक तीसरा सुपरमैसिव ब्लैक होल इस मिश्रण में शामिल हो जाए। यह वास्तव में तब हो सकता है जब जोड़ी वाली आकाशगंगा किसी अन्य आकाशगंगा से टकराती है। तीन ब्लैक होल मिलकर अराजक कक्षाएं बनाते हैं जो ऊर्जा हानि के दो अतिरिक्त रास्ते खोलते हैं। वे आकाशगंगा के एक बड़े हिस्से में घूमते हैं और अधिक पदार्थ से टकराकर धीमे हो जाते हैं, या उनकी कक्षाएं लंबे अंडाकार आकार में खिंच जाती हैं। और फिर जब वे एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा खो देते हैं। तो क्या इस तीसरे विकल्प की अभी पुष्टि हुई है? हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सबसे पहले इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक बाइनरी ब्लैक होल के जीवन को विस्तार से देखें। पहले चरण को इंस्पायरल कहा जाता है। ये तब होता है जब दो ब्लैक होल धीरे धीरे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे होते हैं, जबकि उनकी कक्षा धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है।
जैसे जैसे दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते हैं, वे और भी तेजी से घूमने लगते हैं। इससे गुरुत्वाकर्षण तरंगे बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। अंततः वे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे अंतरतम स्थिर वृत्ताकार कक्षा कहा जाता है। ये मूल रूप से हमेशा के लिए अंदर सर्पिल होने से पहले की आखिरी सुरक्षित कक्षा है। उसके बाद चीजें तेज हो जाती हैं। कक्षा अंततः अस्थिर हो जाती है और दोनों ब्लैक होल एक दूसरे की ओर गिर जाते हैं। जब वे टकराते हैं और एक में विलीन हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण तरंगे अपनी चरम शक्ति पे पहुंच जाती हैं। ये पूरी प्रक्रिया का सबसे शोर भरा और सबसे नाटकीय हिस्सा है। विलय के ठीक बाद नया ब्लैक होल थोड़ा अस्त व्यस्त होता है। ये खिंचा हुआ, विकृत है और अभी तक स्थिर नहीं है। ये रिंग डाउन नामक चरण से गुजरता है। रिंग डाउन के दौरान ब्लैक होल अपने असमान आकार को छोड़ देता है और एक चिकने स्थिर रूप में आ जाता है। ऐसा करते समय ये गुरुत्वाकर्षण तरंगे छोड़ता है जो गणितीय रूप से बचती हुई घंटी की फीकी पड़ती गूंज जैसी लगती हैं। जैसे जैसे गूंज कम होती जाती है, तरंगे और कमजोर होती जाती हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल शांत, सममित और स्थिर हो रहा है। 2015 से जब वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पकड़ा था, उन्होंने लगभग 300 ब्लैक होल की टक्करों को दर्ज किया है। ये सब उन लहरों की बदौलत है जिन्हें गुरुत्वाकर्षण तरंगे भी कहा जाता है, जो स्पेस टाइम के माध्यम से भेजी गई हैं। उन लहरों का अध्ययन करके खगोलशास्त्री ये पता लगा सकते हैं कि ब्लैक होल कितने बड़े हैं। कभी कभी डेटा पदानुक्रमित विलय हायरार्किकल मर्जर्स नामक किसी चीज की ओर भी इशारा करता है। इसका सीधा सा मतलब है ब्लैक होल का आपस में मिलना और फिर उन नए बड़े ब्लैक होल का फिर से मिलना और इसी तरह आगे भी। ये कदम दर कदम विशाल ब्लैक होल बनाने जैसा है। अब यहाँ बताया गया है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तारों से पैदा हुए ब्लैक होल केवल एक निश्चित आकार के ही हो सकते हैं। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है तो वो सुपरनोवा बन जाता है। यदि ये एक विशेष द्रव्यमान से कम है तो बाहरी परतें उड़ जाती है और कोर एक ब्लैक होल में सिमट जाता है। लेकिन अगर ये बहुत अधिक विशाल है तो पूरी चीज बस बिखर जाती है। कोई ब्लैक होल नहीं बचता, बस मलबा रह जाता है। इसलिए यदि खगोलशास्त्री कभी एक निश्चित सीमा से अधिक भारी ब्लैक होल देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये शायद सीधे किसी तारे से नहीं आया है। इसके बजाय ये पहले हुए विलयों से आया हो सकता है। अब चलिए उस घटना पर वापस चलते हैं जिससे हमने अपनी कहानी शुरू की थी। इसने द्रव्यमान की सीमा को नहीं तोड़ा। दरअसल ये इसके विपरीत था। ब्लैक होल के मानकों के अनुसार इनमें से एक ब्लैक होल बहुत छोटा था, सूर्य के द्रव्यमान का केवल 2.6 गुना। ये इतना छोटा है कि ये शायद ब्लैक होल ना होकर एक न्यूट्रॉन तारा होने की कगार पर है। दूसरा ब्लैक होल बहुत बड़ा था, लगभग 2300 द्रव्यमान के बराबर। आकार का ये बेमेल होना बहुत ही अजीब है। आमतौर पर बाइनरी ब्लैक होल आकार में काफी समान होते हैं, लेकिन यहाँ एक विशाल था और दूसरा बहुत छोटा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस की एक टीम ने सोचा कि इस अजीब जोड़ी का मतलब कुछ और हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि दो ब्लैक होल एक अधिक जटिल प्रणाली का हिस्सा थे जिसमें एक तीसरा बहुत बड़ा ब्लैक होल उन्हें अपनी ओर खींच रहा था जबकि वे उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण तरंग डेटा का अध्ययन किया। यदि ब्लैक होल की एक जोड़ी तीसरे की परिक्रमा कर रही है तो सिग्नल को हमारी दृष्टि रेखा के साथ थोड़ा अतिरिक्त त्वरण दिखाना चाहिए। टीम ने मॉडल बनाया कि वो कैसा दिखेगा और फिर उसकी तुलना उस घटना के डेटा से की और उनका मॉडल बिल्कुल सही बैठा। डेटा ने 90% आत्मविश्वास स्तर के साथ प्रकाश की गति के लगभग 0.0015 गुना त्वरण की ओर इशारा किया। ये एक बहुत ही पुख्ता संकेत है कि तीसरा छिपा हुआ ब्लैक होल वास्तव में वहां था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल की टक्कर हमेशा साधारण दो पक्षीय घटनाएं नहीं होती हैं। कभी कभी वे अधिक अस्त व्यस्त और जटिल परिस्थितियों में हो सकते हैं और डेटा में अन्य अजीब मामले भी छिपे हो सकते हैं जो बस किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जिसके पास उन्हें पहचानने के लिए सही उपकरण हो। हमारा ब्रह्मांड अब गड़बड़ाने लगा है और लगता है कि हम खगोल विज्ञान के सबसे बड़े तनाव से गुजर रहे हैं जब से आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को फिर से परिभाषित किया। लेकिन वैज्ञानिक अभी घबरा नहीं रहे क्योंकि इस तरह की उथल पुथल का मतलब आमतौर पर यह होता है कि हम कुछ बहुत बड़ा खोजने वाले हैं। तो चलिए संकट को पैदा करने वाले सबसे बड़े मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। दशकों तक कॉस्मेटोलॉजी, मेरा मतलब कॉस्मोलॉजी, इस विचार पर चलती थी कि ब्रह्मांड, इसके भीतर किसी के लिए भी कहीं भी सभी दिशाओं में एक जैसा दिखना चाहिए। वे इस विचार को बुनियादी कॉस्मोलॉजिकल सिद्धांत कहते हैं। इसे कॉस्मेटोलॉजिकल सिद्धांत समझने की गलती न करें जो कहता है कि सभी महिलाओं को अपने लिए सही लिपस्टिक का रंग लगाना चाहिए। खैर, मैं भटक रहा हूँ। कॉस्मोलॉजिकल रूप से कहें तो इसका मतलब है कि आप पास से झुंड देख सकते हैं लेकिन बड़े पैमाने पर सब कुछ एक समान होना चाहिए।
इस वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई भी संरचना लगभग 1.2 अरब प्रकाश वर्ष से बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये काफी बड़ा है। इसलिए वे बिग रिंग नाम की एक संरचना पाकर और भी हैरान रह गए। ये चीज आकाश गंगाओं और उनके समूहों से बना लगभग एक आदर्श घेरा है और ये लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। अब एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और चूंकि प्रकाश ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, ये पहले ही बता देता है कि ये दूरी कितनी विशाल है। अगर आपकी आंखें इसे देख पाती तो ये आसमान में एक साथ कतार में लगे 15 पूर्णिमा के चंद्रमाओं की तरह फैला होता। देखा? और बिग रिंग अकेली नहीं है। कुछ साल पहले उसी खगोल शास्त्री ने जायंट आर्क नाम की चीज देखी थी, जो 3.3 अरब प्रकाश वर्ष में फैली एक घुमावदार संरचना है। फिर 2015 में मिला विशाल GRB रिंग है, जिसका व्यास दिमाग चकरा देने वाला 5.6 अरब प्रकाश वर्ष है। बिग रिंग और जायंट आर्क आसमान के एक ही हिस्से में पृथ्वी से लगभग एक ही दूरी पर दिखाई देते हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि वे वास्तव में एक और भी बड़ी संरचना के हिस्से हैं जो सामने ही छिपी हुई है। अब एक और वैज्ञानिक ड्रामा हबल कांस्टेंट नाम की चीज से जुड़ा है, यानी ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैलता है, कोई वस्तु कितनी दूर है और वो हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही है, इसके बीच का संबंध। वह संख्या वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की आयु, आकार और भविष्य का पता लगाने में मदद करती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने लगभग 1% की सटीकता के साथ उस संख्या को निर्धारित किया। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। तो पहले हबल था और बाद में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसने दूर की आकाशगंगाओं की दूरी मापी और पता लगाया कि वे हमसे कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। आम भाषा में कहें तो उन्होंने दिखाया कि अंतरिक्ष में हर 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर जाने पर आकाशगंगाएं लगभग 45 से 47 मील प्रति सेकंड की गति से दूर जाती हैं। वो विस्तार की गति 13.8 अरब वर्ष पुराने ब्रह्मांड के साथ अच्छी तरह मेल खाती है। लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार को मापने का एक और बिल्कुल अलग तरीका है, और ये समय में बहुत पीछे तक देखता है। वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB का अध्ययन करते हैं, जो बिग बैंग से बची हुई गर्मी है। ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है, जो तब निकला जब ब्रह्मांड प्रकाश के स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए पर्याप्त ठंडा हो गया था। जब वैज्ञानिक CMB का उपयोग ये गणना करने के लिए करते हैं कि ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, तो उन्हें 45 से 47 के बजाय लगभग 42 मील प्रति सेकंड प्रति 10 लाख प्रकाश वर्ष की धीमी संख्या मिलती है। अब ये सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन ब्रह्मांड विज्ञान में ये अंतर बहुत बड़ा है। दोनों विधियां बेहद सटीक हैं और फिर भी वे जिद्दी की तरह एक दूसरे से सहमत होने से इनकार करती हैं। इस असहमति का एक नाम है हम्बल टेंशन। अभी कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। शुरुआती ब्रह्मांड की हमारी समझ में शायद कुछ कमी रह गई है। अब ठीक जब खगोलवेदों ने सोचा कि ये और अजीब नहीं हो सकता, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सब कुछ बदल दिया। इसने कुछ असंभव शुरुआती आकाशगंगाओं को देखा। ये आकाशगंगाएं बिग बैंग के मात्र 500 से 800 मिलियन वर्ष बाद दिखाई देती हैं। हमारी अब तक की जानकारी के अनुसार उस उम्र की आकाशगंगाओं को अव्यवस्थित, छोटी और अधूरी दिखनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय वेब ऐसी आकाशगंगाओं को देख रहा है जो ऐसी लगती हैं जैसे उन्हें विकसित होने में अरबों साल लगे हों। वे पहले से ही डिस्क और उभार जैसे व्यवस्थित आकार दिखाती हैं, मूल रूप से वही संरचनाएं जो आप मिल्की वे जैसी आधुनिक आकाशगंगाओं में देखते हैं। ऐसी विशेषताओं को बनने में कई अरब साल लगने चाहिए, न कि कुछ 100 मिलियन। ये किसी ऐसे किशोर से मिलने जैसा है जिसके पास किसी तरह 80 साल के बुजुर्ग की बुद्धिमत्ता हो। अब कुछ मामलों में छोटी आकाशगंगाएं बड़ी आकाशगंगाओं की तुलना में अधिक द्रव्यमान वाली लगती हैं, जो हमारी उम्मीदों को पूरी तरह से उलट देता है। इससे भी अच्छी बात यह है कि उन शुरुआती आकाशगंगाओं में ऑक्सीजन और कार्बन जैसे भारी तत्व मौजूद हैं। तारे उन तत्वों को बनाते हैं, लेकिन तारों को परमाणु संलयन के माध्यम से उन्हें तैयार करने के लिए समय चाहिए। इतनी जल्दी ऐसे भारी तत्वों को देखना वैसा ही है जैसे ओवन के आविष्कार से पहले ही पकी हुई ब्रेड मिल जाना। या तो ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं अधिक तेजी से विकसित हुआ, या हमारी समय रेखा में पूरे अध्याय गायब हैं। ब्रह्मांड विज्ञान में एक और अजीब सिरदर्द लिथियम को लेकर है। हाँ, वही तत्व जो फोन की बैटरी में होता है। बिग बैंग के विचार के अनुसार शुरुआती ब्रह्मांड बेहद गर्म और सघन था, इतना गर्म कि कणों को आपस में टकराकर लिथियम की एक छोटी मात्रा बना सके। ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि हमें आज भी तैरते हुए हर 10 अरब हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए लगभग 5 लिथियम परमाणु दिखने चाहिए। खगोलविद वास्तव में तारों को देखकर इसकी जांच कर सकते हैं।
वे स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक एक तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है तारों के प्रकाश को रंगों में विभाजित करना, ताकि ये देखा जा सके कि अंदर कौन से तत्व हैं। अब किसी तारे की उम्र का अनुमान लगाने के लिए वे लोहे को देखते हैं। लोहा केवल सुपरनोवा विस्फोटों में बनता है, इसलिए बहुत कम लोहे वाले तारे बहुत पुराने होते हैं, जिनका जन्म तब हुआ था जब ब्रह्मांड अभी नया था। लेकिन यहाँ समस्या ये है, उन प्राचीन कम लोहे वाले तारों में लिथियम की मात्रा ना के बराबर है। सिर्फ थोड़ी कम नहीं, बल्कि कभी-कभी बिग बैंग के अनुमान से 20वें हिस्से से भी कम। और तारा जितना पुराना होता है, ये अंतर उतना ही गहरा होता जाता है। वैज्ञानिक इस उलझन को लिथियम समस्या कहते हैं, और ये दशकों से ब्रह्मांड विज्ञान को परेशान कर रही है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह कहकर इसे समझाने की कोशिश की कि तारे किसी तरह आंतरिक रूप से लिथियम को नष्ट कर देते हैं, लेकिन उस विचार का हर तर्क अन्य अवलोकनों के सामने टिक नहीं पाता। सुलझने के बजाय ये समस्या और भी गंभीर होती जा रही है। और जब एक साधारण तत्व उम्मीद के मुताबिक व्यवहार नहीं करता, तो इसका मतलब है कि शुरुआती ब्रह्मांड की हमारी समझ में अभी भी कुछ बड़ी कमी है। खैर, डार्क मैटर इस तस्वीर में एक और धुंधलापन जोड़ देता है। वैज्ञानिकों ने यह समझाने के लिए इसकी कल्पना की कि आकाशगंगाएं बिखर क्यों नहीं जाती। ये एक अदृश्य गोंद की तरह काम करता है। मॉडल अनुमान लगाते हैं कि डार्क मैटर को आकाशगंगा के केंद्रों में घनी तरह से जमा होना चाहिए और नुकीले स्पाइक्स बनाने चाहिए, लेकिन इसके बजाय अवलोकन लगातार चिकने और नरम कोर दिखा रहे हैं। ये एक पर्वत शिखर की उम्मीद करने और एक ढलानी पहाड़ी पाने जैसा है। ये विसंगति दिखाती है कि डार्क मैटर वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा वैज्ञानिकों ने माना था। उनमें से कुछ तो ये भी सुझाव देते हैं कि डार्क मैटर शायद 5वें बल को महसूस करता है, जो गुरुत्वाकर्षण और अन्य ज्ञात बलों से परे हैं। ये विचार सुनने में अजीब लगता है, पर यह बखूबी समझाता है कि डार्क मैटर अनुमान से अलग तरीके से क्यों फैलता है। अगर ये सच साबित हुआ, तो ये आकाशगंगाओं के बनने, उनके विकसित होने और हर स्तर पर ब्रह्मांड की संरचना के प्रति हमारे नजरिए को बदल देगा। और अंत में डार्क एनर्जी है जिसने वैज्ञानिकों को तब से उलझा रखा है जब से उन्होंने लगभग 25 साल पहले इसकी खोज की थी। ये ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाती है और हम अभी भी नहीं जानते कि ये क्या है। मूल विचार ये था कि डार्क एनर्जी स्थिर रहती है, जैसे खाली स्थान का अपना एक अंतर्निहित दबाव हो। कुछ सिद्धांत इसे क्वांटम उतार चढ़ाव से जोड़ते हैं, जो खाली स्थान में पैदा होने और लुप्त होने वाले सूक्ष्म कण हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने गणना की कि वो प्रभाव कितना शक्तिशाली होना चाहिए, तो उन्हें एक ऐसा मान मिला जो खरबों गुना ज्यादा बड़ा था। तो स्पष्ट रूप से कुछ तो गड़बड़ थी। अब एक विशाल प्रोजेक्ट से पता चलता है कि डार्क एनर्जी शायद स्थिर नहीं है। इसके बजाय ये लगभग 4.5 अरब साल पहले चरम पर रही होगी और तब से धीरे धीरे कमजोर हुई है। अगर ये सच है, तो डार्क एनर्जी समय के साथ बदलती रहती है। ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि डार्क एनर्जी ही ब्रह्मांड के भविष्य को नियंत्रित करती है। अगर ये शक्तिशाली बनी रही, तो ब्रह्मांड तेजी से फैलता रहेगा जब तक कि आकाशगंगाएं इतनी दूर न चली जाएं कि हम उन्हें देख ही न सकें, जिसे बिग फ्रीज कहा जाता है। अगर डार्क एनर्जी काफी कमजोर हो जाती है, तो गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे पलटवार कर सकता है, फैलाव धीमा हो जाएगा और जो आकाशगंगाएं अभी ओझल हो रही हैं, वे फिर से दिखाई दे सकती हैं। इन सभी समस्याओं में कुछ परेशान करने वाली बात है, ये व्यवस्थित है। ये उपकरणों, तरीकों और शोध टीमों में दोहराए जाते हैं। यादृच्छिक त्रुटियां इतनी निरंतरता से व्यवहार नहीं करती। ब्रह्मांड विरोधाभासी उत्तर देता रहता है, चाहे वैज्ञानिक कितनी भी सावधानी से प्रश्न पूछें। यही वजह है कि शोधकर्ता इसे संकट कहते हैं। इसलिए नहीं कि विज्ञान फेल हो गया, बल्कि इसलिए कि यह बिल्कुल सही काम कर रहा है और दिखा रहा है कि हमारी सोच कहां कम पड़ रही है। लगभग एक सदी पहले लोगों ने 21वीं सदी की कल्पना अजीबोगरीब आविष्कारों से भरे समय के रूप में की थी। वे अपने अनुमान से ज्यादा दूर नहीं थे। अब हम चंद्रमा पर एक वास्तविक बस्ती बसाने के एक कदम और करीब हैं। वहां एक नया घर बनाने से पहले हमें सिर्फ परिवहन और शिपिंग के अलावा भी जुड़े रहने का एक तरीका खोजना होगा। एक साधारण संदेश भेजने में सक्षम होना, यहाँ तक कि नमस्ते, आप कैसे हैं जैसा कुछ भी बहुत जरूरी है। अगर हम पृथ्वी से कट गए तो हम चंद्रमा पर नहीं जा सकते हैं। चलिए मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। वर्तमान में एक चंद्र 4G नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। इस पहल का नेतृत्व करने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि नोकिया की बेल लैब्स है, जिसे उस विश्व प्रसिद्ध फिनिश कंपनी ने खरीदा था, जिसने 19वीं सदी में एक पेपर मिल के रूप में शुरुआत की थी और बाद में सेलफोन उद्योग में कदम रखा। एप्पल द्वारा अपना पहला फोन लॉन्च करने से बहुत पहले प्रतिष्ठित डिवाइस बनाए।
एक बार नेटवर्क पूरा हो जाने के बाद इसे एक लैंडर पर लोड किया जाएगा, तैनात किया जाएगा और विशेष रेडियो उपकरणों का उपयोग करके जोड़ा जाएगा। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक मजेदार प्रयोग है, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। लूनर आउटपोस्ट रोवर इस मिशन में शामिल वाहनों में से एक शैकल्टन कनेक्टिंग रिज के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र की पूरी तरह से खोज करेगा। एक अन्य रोवर माइक्रोनोवा बर्फ की तलाश में एक चंद्र क्रेटर की जांच करेगा। जब वे बर्फ की खोज करेंगे और तस्वीरें लेंगे तो ये जानकारी पहले लैंडर को भेजी जाएगी और फिर पृथ्वी पर रिले की जाएगी, जो इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। इसके अलावा एक विश्वसनीय फोन कनेक्शन के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। वर्तमान में अंतरिक्ष यात्री रेडियो के माध्यम से संवाद करते हैं, लेकिन नासा का लक्ष्य एक चंद्र संचार प्रणाली स्थापित करना है जो उच्च रेजोल्यूशन वीडियो का समर्थन करने में सक्षम हो। अंतरिक्ष मिशनों के दौरान प्रभावी संचार, भोजन और पानी जितना ही महत्वपूर्ण है, और इस नई चंद्र 4G तकनीक के साथ चंद्रमा पर वीडियो कॉल जल्दी एक वास्तविकता बन सकती है। इसके अलावा चंद्र 4G की बदौलत हम ये ट्रैक कर पाएंगे कि चंद्रमा पर भेजी गई लुप्तप्राय प्रजातियां कैसा कर रही हैं। ओह क्षमा करें, मैं कुछ महत्वपूर्ण बताना पूरी तरह भूल गया। जैसे जैसे आज अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के करीब पहुंच रही हैं, वैज्ञानिक दुनिया भर के बायो रेपोजिटरी में स्टोर करने के लिए जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के नमूने एकत्र कर रहे हैं। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर स्थितियां इन आधुनिक समय के नूह के जहाजों के लिए आदर्श से बहुत दूर हैं। इसलिए चंद्रमा पर 1 या 2 तिजोरियां बनाने का निर्णय बिल्कुल सही है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक स्थायी रूप से छाया वाला क्षेत्र है। ये एक सुखद संयोग लग सकता है, लेकिन कुछ चंद्र क्रेटर तापमान की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं, जो -320 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि लंबी अवधि के स्व भंडारण की बिल्कुल वही है जिसकी हमें आवश्यकता है। शुरुआत में योजना चंद्रमा की सतह के नीचे चलने वाली लावा ट्यूबों में तिजोरी बनाने की थी, लेकिन इससे काफी जोखिम हो सकता था। इस डिजाइन के लिए एक विशेष सौर ऊर्जा संचालित कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है और बिजली की किसी भी आकस्मिक हानि के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे सभी नमूने नष्ट हो सकते हैं। हालांकि यदि हम इसे हमेशा के लिए जमे हुए छायादार क्षेत्र में बनाते हैं तो तिजोरी को किसी ऊर्जा या मानवीय रखरखाव की आवश्यकता नहीं होगी। बिंगो! ये सुनने में सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है और वास्तव में इसमें कई जटिलताएं हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा पर धूल एक सर्वव्यापी समस्या है जो हर चीज में घुस जाती है। यदि भंडारण के लिए सील की आवश्यकता है तो धूल कम करने वाली प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं बनाई गई है। तो फिलहाल ये एक व्यवहारिक समाधान के बजाय एक सैद्धांतिक अवधारणा बनी हुई है। 40-50 फीट तो मुड़ क्यों नहीं जाते और उन्हें वहां से देखने दो। और मुझे पता है कि आप केवल अवधारणाओं के बारे में नहीं बल्कि वास्तविक चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ वास्तनिक है। चंद्रमा मानव अपशिष्ट से भरा है, जिसे सावधानी पूर्वक बैगों में पैक किया गया है। अनुमान के मुताबिक ऐसे लगभग 90 बैग हैं जिन्हें आप शायद कभी खोलना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि अंदर वास्तव में क्या छिपा है। वहां मानव शरीर का कोई भी उत्पाद हो सकता है। इसलिए यदि हम कभी चंद्रमा पर पहुंचते हैं और आप गलती से किसी रहस्यमय बैग से टकरा जाते हैं, तो मेरी सलाह है कि इसे खोलने की इच्छा को रोकें। इसके बजाय आप इसे वैज्ञानिकों को सौंप सकते हैं। वे कहते हैं कि वे उन्हें अपने हाथों में लेने के लिए उत्सुक है। इंसान काफी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अविश्वसनीय है। हमने अभी तक चंद्रमा पे उचित बस्ती भी नहीं बसाई है, लेकिन वहां पहले से ही लगभग 200 टन कचरा बिखरा हुआ है। ये वहां इस तरह जमा हो जाता है जैसे कि ये कोई खगोलीय पिंड नहीं बल्कि किसी किशोर का कमरा हो। उन अरुचिकर मानव अपशिष्ट बैगों के साथ आपको कैमरे, ड्रिल, तौलिए, ब्रश, रैक, कई अन्य तकनीकी सामान और आश्चर्यजनक रूप से एक बाज का पंख भी मिलेगा। मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। अपोलो 15 की अंतिम मूनवॉक के अंत में डेविड स्कॉट ने गैलीलियो के सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए एक बाज का पंख और एक हथौड़ा निकाला कि हवा के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में विभिन्न वस्तुएं एक ही दर से गिरती हैं। उस सारे कचरे के बीच कला का एक वास्तविक नमूना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर यदि पहला कला संग्रहालय नहीं है तो कम से कम एक छोटी प्रदर्शनी तो है ही। अपोलो 15 के चालक दल चंद्रमा पर 3.5 इंच लंबी एल्यूमिनियम की आकृति ले गए थे। एक बेल्जियम कलाकार द्वारा निर्मित इसे द फॉलन एस्ट्रोनॉट कहा जाता है और इसे एक पट्टिका के साथ एक तरफ लिटाया गया था जिसमें अन्वेषण में योगदान देने वाले अंतरिक्ष यात्री और कॉस्मोनॉट्स के नाम सूचीबद्ध थे।
लेकिन चंद्रमा पर अजीब वस्तुओं की सूची यहीं खत्म नहीं होती। यदि आपको कभी नकदी की आवश्यकता महसूस हो तो आप इसे चंद्रमा पर पा सकते हैं, क्योंकि $2 के नोटों का एक बंडल वहां बस भूल से छूट गया था। हाँ, 1969 से बहुत सारी सामग्री एकत्र की गई है जब मनुष्यों ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। हमारे प्राकृतिक उपग्रह को पहली बार 1609 में टेलीस्कोप से देखा गया था, लेकिन इसकी असली उम्र क्या है? इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि चंद्रमा पहली बार कैसे बना था। 80 के दशक के मध्य में हवाई में एक सम्मेलन हुआ जहां कई वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए जुटे कि चंद्रमा कहां से आया। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प विचार पेश किया। चंद्रमा शायद उसी सामग्री से बना है जो हमारी पृथ्वी ने उससे दी थी। कल्पना कीजिए, मंगल के आकार की एक वस्तु शुरुआती पृथ्वी से टकराई, जिससे पिघला हुआ पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया, जो अंततः जुड़कर वो चंद्रमा बन गया जिसे हम आज देखते हैं। यह सिद्धांत कई रहस्यों को सुलझाता है। उदाहरण के लिए, लोग इस बात से हैरान रहते थे कि चंद्रमा का लोहे का कोर इतना छोटा क्यों है। इसका जवाब बहुत सरल है। यह पृथ्वी की बाहरी परत से बना है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक नहीं होती। और चंद्रमा की वो पीली पपड़ी, ये बस वे खनिज हैं जो पिघले हुए चंद्रमा के ठंडा होने पर ऊपर तैरने लगे थे। शुरुआत में चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था, लेकिन ये धीरे धीरे लगभग 2 इंच प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। यहाँ तक कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी। हालांकि ये सब कब हुआ, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। अपोलो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कई चट्टानें वापस लाए, जिससे वैज्ञानिकों को उनकी उम्र का अनुमान लगाने में मदद मिली। सबसे पुरानी चट्टानें लगभग 4.35 अरब साल पुरानी हैं, जो सौर मंडल की शुरुआत के लगभग 200 मिलियन साल बाद की हैं। तो बात यह है कि चंद्रमा कब बना, इसकी कोई सटीक तारीख नहीं है, लेकिन कई दिलचस्प सिद्धांत मौजूद हैं। एक विचार यह है कि इन चट्टानों की उम्र का मतलब हो सकता है कि चंद्रमा लगभग 4.35 अरब साल पुराना है। लेकिन ग्रहों के बनने का अध्ययन करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती सौर मंडल की अधिकांश सामग्री उस 200 मिलियन साल के निशान से बहुत पहले ही जुड़ गई थी। उनका तर्क है कि चंद्रमा बनाने वाला इतना बड़ा टकराव इतनी देर से होना काफी असंभव लगता है, जिसका मतलब है कि चंद्रमा वास्तव में 3.5 अरब साल से भी पुराना हो सकता है। एक और दिलचस्प विचार यह है कि पृथ्वी से दूर जाते समय चंद्रमा को अत्यधिक गर्मी की घटनाओं से गुजरना पड़ा होगा। ये वैसा ही है जैसा बृहस्पति के अत्यधिक ज्वालामुखी वाले चंद्रमाओं में से एक आयो पर होता है। किसी बड़े पिंड का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव छोटे पिंड को खींच और दबा सकता है, जिससे गर्मी पैदा होती है, जिसे रबर की गेंद को दबाने पर होता है। आयो और चंद्रमा दोनों की चट्टानें इसी तरह गर्म होती हैं। चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो आंतरिक घड़ियों की तरह काम करते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को उनकी उम्र जानने में मदद मिलती है। पेच ये है कि यदि चंद्रमा बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो वो उन घड़ियों को रीसेट कर देता है और ठंडा होने के बाद ही फिर से समय बताना शुरू करता है। तो वे चट्टानें जो लगभग 4.35 अरब साल पुरानी हैं, शायद वास्तव में चंद्रमा का जन्मदिन नहीं दर्शाती। वे केवल टाइडल हीटिंग के समय का संकेत दे सकती हैं। ये एक बार फिर सुझाव देता है कि चंद्रमा का निर्माण उससे भी पहले हुआ होगा।